ग्रह आज लाइव पे वैसे भी बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते। मैंने सोचा रिकॉर्ड ही करके डाल दूं। तो आज का सब्जेक्ट है कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। सुनने की कला को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखी की जाने वाली आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये जब सुनने की बात करते हैं तो कौन से सुनने की बात कर रहे हैं? क्या डिवाइन बीइंग्स की आवाज सुनने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की सुनने की बात कर रहे हैं? देखते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। एक मिनट, पहले मैं प्रार्थना कर लूं। Okay. So, what is the law? The law is one. Why are we all gathered here? Because we wish to learn, teach the law of one through the information and materials of the Confederation. Why are we seeking Ra, Kuo, and all other members of the Confederation who serve the one infinite creator? Because they are all humble messengers of the law of one. So, together, we create a protective circle of the love and light of the one infinite creator around our entire team of Law of One group and around all those listening to this session on any platform, around their families, friends, neighbors, well wishers, and their homes, and prohibit any thought from entering this circle because the law is one. नियम क्या है? नियम एक है। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना सिखाना चाहते हैं। हम रा कुओ महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो कि एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर पूरे लॉ ऑफ वन के समूह के आसपास किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभ चिंतकों, उनके घर और उनके काम की जगह के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है, नियम एक है। ओके। सो गैरी पूछता है, हेलो बियॉन्डा, I see the art of listening as a very important and often undemonstrated spiritual practice. How do we listen more deeply to ourselves and to others and the Creator? मैं सुनने की कला को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखी की जाने वाली आध्यात्मिक साधना के रूप में देखता हूँ। हम खुद को और दूसरों को और सृष्टिकर्ता को और अधिक गहराई से कैसे सुन सकते हैं? खुद को, सृष्टिकर्ता को, दूसरों को तो वो तो ठीक है, ये मेन है। आ बियोंदा कहती है या कहते हैं, the people on this planet at this time are experiencing an illusion that is quite colorful, that is perhaps disorienting and at times full. It is a room with many distractions in which you are attempting to find silence. And so we see how those on this planet may, in their efforts to navigate their environment, play into the noise, make space for more noise, and relate to that noise, but at times making more noise. Really? अच्छा, इस समय इस ग्रह पर रहने वाले लोग एक ऐसे भ्रम का अनुभव कर रहे हैं जो काफी रंगीन है, जो शायद भटकाने वाला है और कभी-कभी बहुत भरा पूरा है। ये एक ऐसे कमरे की तरह है जिसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, जहां आप शांति, बहुत सारा शोर है, बहुत जहां आप शांति खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि इस ग्रह पर रहने वाले लोग अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश में कैसे शोर शराबे में उलझ जाते हैं और अधिक शोर के लिए जगह बनाते हैं और कभी-कभी और अधिक शोर मचाकर उस शोर से जुड़ते हैं। ये कैसे होगा? इंटरेस्टिंग। और अधिक शोर मचाकर उस शोर से जुड़ते हैं। अच्छा। And when there is effort put only into making noise, then there is an atrophy of the ability to listen. Think of it as two dogs barking on either side of the fence at one another. There's a ratcheting of volume. There is little space left for communication. It is simply a shouting match. और जब सारी कोशिश सिर्फ शोर शोर मचाने में लगती है, तो सुनने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे
दोनों तरफ से दो कुत्ते भौंक रहे हैं, और इतनी जोर जोर से भौंक रहे हैं कि इतना सारा शोर है, बातचीत करने के लिए जगह ही नहीं बची, वहां पे सुनेगा कौन? चिल्लाने का एक मुकाबला बन के रह जाता है। ऐसा होता है ना, जब दो लोगों में झगड़ा होता है, आमतौर पे हमेशा होता है। We realize that in that metaphor that we are speaking of a certain communication style, but that particular dynamic can be true of the way a seeker experiences their experience, that there is catalyst, that there is friction, that there is challenge, or that there is bliss. And instead of allowing the self to sit in that experience, the seeker instead attempts to meet that experience in a similar fashion. When the seeker feels pain, the seeker puts attention on that pain, and the seeker potentially causes more pain. For instance, reaching out of pain, perhaps inflicting pain upon others in response to that pain. Ouch. इस रूप से हम ये समझते हैं कि हम का एक बातचीत की एक खास शैली की बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात एक साधक के अपने अनुभवों को जीने के तरीके पर भी लागू हो सकती है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी किस तरह से जीता है और किस तरह के अनुभव करता है या चाहता है कि कोई घटना घटती है, कोई टकराव होता है, कोई चुनौती आती है या कोई परमानंद मिलता है, और उस अनुभव में शांत होकर बैठने के बजाय साधक उस अनुभव का सामना भी उसी तरह से करने की कोशिश करता है। मतलब कोई चुनौती मिली तो आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, कोई लड़ रहा है तो आपने उससे लड़ना शुरू कर दिया, या कहीं पर मतलब जो जैसे कर रहा है उसको रिएक्ट किया, या नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। और कहीं पर कुछ बहुत खुशी मिल रही है, ब्लिस मिल रहा है, परमानंद मिल रहा है, तो बैठकर उसका अनुभव करने के बजाय आप उसे क्या कहते हैं, compete करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से कंपटीशन तो नहीं चल रहा है ना। और उस अनुभव में शांत होकर बैठने के बजाय साधक उस अनुभव का सामना भी उसी तरह की से करने की कोशिश करता है। जब साधक को दर्द महसूस होता है, यानी कि मेडिटेशन करने वाले इंसान को या एक नॉर्मल इंसान को जो नहीं करता उसे भी को दर्द महसूस होता है, तो वो अपना सारा ध्यान उस दर्द पे लगा देता है। होता है ना, आज मेरे हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है करके आप बैठ ही जाओगे तो वो दर्द आपको बढ़ता लगेगा। लेकिन आप सोचोगे ठीक है ना, होता रहता है, चलो काम कर लेते हैं। काम भी तो पता भी नहीं चलेगा वो दर्द कहाँ गया। कभी कभी अगर वो फिजिकल है तो वो अलग बात है, पर कभी कभार ऐसा होता है, ये मैंने भी अनुभव किया है कि अगर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करो तो नेगेटिविटी, ये कितनी अजीब बात है कि हम लोग ये नोटिस ही नहीं करते कि फिजिकल पेन पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे या अपने मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसके ऊपर आप ध्यान ना देने के बजाय कुछ और करने लग जाओगे तो वो चला जाता है। लेकिन सामने अगर कोई इंसान नेगेटिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है, नेगेटिव तरीके से बिहेव कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसे इग्नोर करने की बजाय, उस पे फोकस ना करने की बजाय और उसकी अच्छाइयों पे फोकस करने के बजाय हम भी उसी तरह से उसको रिएक्ट करते हैं। उसके लड़ाई का जवाब लड़ाई से देते हैं या उसकी कड़वाहट का जवाब कड़वाहट से देते हैं। उदाहरण के लिए दर्द की प्रतिक्रिया में कुछ ऐसा कर बैठना या शायद उस दर्द के जवाब में दूसरों को तकलीफ पहुंचाना। आमतौर पे कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत गुस्से में है, ये कल वाले सेशन में मैंने बताया था, वो एक्चुअली गुस्से में नहीं है, वो एक्चुअली दर्द में है, और वो दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वो दूसरों पर गुस्सा निकाल रहा है। In another example, the seeker experiences bliss and instead of sitting in bliss and witnessing it, attempts to further seek that bliss, attempts to perhaps increase that bliss, and in doing so loses that bliss.
ये भी सही है कि उदाहरण के तौर पर एक साधक को परमानंद का अनुभव हो रहा है, तो वो उस परमा मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि जब मैं वो पेंटिंग बना रही थी तो मैं इस तरह की खुशी जो महसूस कर रही थी, मैं वो दोबारा महसूस करना चाहती थी। तो मैंने कल रात को एक और पेंटिंग स्टार्ट की। अब वो उसमें वो ये कह रहा है कि परमानंद का अनुभव होता है, तो उस परमानंद में शांत होकर बैठने। अब वो मेरी पेंटिंग खत्म हो गई, तो क्या शांत होकर बैठूं? बैठने और उसे महसूस करने के बजाय, लेकिन पेंटिंग करते वक्त जो मेरा मेडिटेटिव स्टेट था, जिसकी वजह से कुछ चीजें हो रही थी, उसे इंजॉय करने के बजाय मैं और कामों में लग गई, और मैंने उस ब्लिस को खो दिया, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने कल नई पेंटिंग स्टार्ट की। खैर, सॉरी। तो उस परमानंद में शांत होकर बैठने और उसे महसूस करने के बजाय उस परमानंद को और अधिक खोजने की कोशिश करता है, शायद उसे और बढ़ाने की कोशिश करता है, और ऐसा करने में वो उस परमानंद को खो बैठता है। ये मेरे साथ हुआ, अभी हुआ, 10 दिन के अंदर की बात है। Thus, the act of listening can be seen as an act of presence. Listening is not only engaging in what you may see as your ears or your faculty of hearing, but even more so as a complete open hearted acceptance and receiving of that which one is given. It can also be seen as the intentional open arm welcome of that which may not even be perceived, that which is beyond experience. यहां पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि परमानंद को खो बैठता है। एक चीज और करते हैं हम लोग, एक गलती है, मुझे पता नहीं इसमें आगे लिखा है कि नहीं, मुझे याद नहीं जब पढ़ा था, लेकिन एक चीज और करते हैं जो मेरी कमी है। मैं क्या करती हूँ, हर चीज को ना उसका ऑपरेशन करने बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये ऐसे हुआ, क्यों हुआ? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? अच्छा, ऐसा होता तो कैसे होता? अच्छा, ऐसा हो रहा है, अच्छा किस किस वजह से हो रहा है? ये करने बैठ जाती हूँ। जो दिमाग तो अब चलता रहता है ना 24 घंटे, इंसानों की आदत ही है। तो वो एनालाइज करने का, हर बात को एनालाइज करने की मेरी बहुत गंदी आदत, नहीं एक्चुअली गंदी नहीं है, बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि अगर मैं एनालाइज ना करूं तो मैं सवाल क्यों पूछूं? और एनालाइज करती हूँ, इसीलिए आज यहां तक पहुंची हूं और इतने सारे सवाल है मन में और जिनके जवाब मुझे मिल रहे हैं। तो एनालाइज करना अच्छी बात है, ओवर एनालाइज हर चीज को करना बुरी बात है। वो है थोड़ा सा कि मैं हर चीज को ओवर एनालाइज करती हूँ, और ये एक नेचर है। और कई बार जब मैं एनालाइज करती हूँ, तो अब वो आदत पड़ गई है, एनालिटिकल नेचर है। तो एनालाइज करने के लिए आपको पहले ऑब्जर्वेंट बनना पड़ता है। अब अगर आप इस ग्लास को देखेंगे, तो आप इसे एनालाइज तब करेंगे ना जब आप इसे देखेंगे। और जब आप देखते हैं तो आपको नजर आता है यहाँ पर एक दाग है, और इस पानी के द्वारा वो स्क्रीन का मुझे अजीब सा शेप दिख रहा है। पर यहाँ पे ये दाग किस चीज का है? ये बाहर से है या अंदर से है? तो इस तरह के, जब आप एनालाइज करते हो उससे पहले आप ऑब्जर्व करते हो। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप अच्छा बुरा सब कुछ देखते हो। लेकिन जब यही चीज आप लोगों का करते हो, कि अब न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, आदत ही है लोगों को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि जब हम लोग सीख रहे थे तब वो हमारी प्रैक्टिस सेशन हुआ करता था, लोगों को एनालाइज और ऑब्जर्व करना। मेरे लिए खासकर, मुझे नहीं पता मेरे बाकी को स्टूडेंट्स करते थे या नहीं, पर मैं क्या करती थी, एक इंसान को देखती थी, मैं तो अच्छा, ये ओके, तो इसके कोर चार्ट में ये नंबर होंगे। 101% राइट होती थी मैं हमेशा। तो अब वो आदत पड़ गई है कि लोगों को ऑब्जर्व करना, और जब कभी कोई बात होती है तो मुंह से निकल जाता है कि हाँ पर तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी तो ऐसी आदत है, या तुम, तो लोगों को बुरा लगता है, अरे तू मुझे जज कर रही है। अरे भाई, जज नहीं कर रही हूं। अब मैं कैसे समझाऊं? सुनना जरूरी है। तो आगे बढ़ती हूँ।
Thus, the act of listening can be seen as an act of presence. Listening is not only engaging in what you may see as your ears or your faculty of hearing, but even more so as the complete open hearted acceptance and receiving of that which one is given. It can also be seen as the intentional open arm welcome of that which may not even be perceived, that which is beyond experience. इस प्रकार सुनने की क्रिया को उपस्थित की क्रिया के रूप में देखा जा सकता है। सुनने का मतलब सिर्फ अपने कानों या सुनने की इंद्रियों का इस्तेमाल करना ही नहीं होता, बल्कि इससे कहीं बढ़कर जो कुछ भी हमें दिया गया है उसे पूरे खुले दिल से स्वीकार करना और ग्रहण करना है। जो कुछ भी हमें दिया गया है, मतलब हमें कुदरत दी गई है, हमें सूरज दिया गया है, हमें चांद दिया गया है, हमें आसमान दिया गया है, हमें रोशनी दी गई है, हमें अंधकार दिया गया है। तो हर चीज को जब हम पूरे खुले दिल से ग्रहण करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, उस चीज का भी जानबूझकर और खुले हाथों से स्वागत करने के रूप में देखा जा सकता है, जिसे शायद हम अपने इंद्रियों से महसूस भी नहीं कर पाए। जैसे कि इंट्यूशन हम अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं करते। जैसे गूस बम्स होते हैं तो महसूस करते हैं, कान में वो पी बजती है तो वो सुनाई देती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आप इंद्रियों से, अपनी 5 इंद्रियों से महसूस नहीं करते हो, लेकिन अगर कोई इंट्यूशन आती है, इसे उस चीज का भी जानबूझकर और खुले हाथों से स्वागत करने के रूप में देखा जा सकता है। तो उसे वो सुनना कि यूनिवर्स हमसे क्या कह रहा है, ईश्वर हमसे क्या कह रहा है, एक अनंत रचयिता हमसे क्या कहना चाहता है, हमारा हायर सेल्फ हमसे क्या कहना चाहता है, ये मुझे समझ में आया। आगे पढ़ती हूँ, शायद मैं सही हूं या गलत हूं, पता चल जाएगा। यानी वो चीज जो हमारे अनुभवों की सीमा से भी परे है। आई वॉज राइट। जो साधक खुद को और दूसरों को और भी गहराई से समझना चाहता है, उसे सुनने की इस क्रिया में, जैसे मैं कह रही थी, ओके, मैं तो अपनी बात कर रही थी, पर यहां पे कह रहे हैं कि जब आप खुद को समझना चाहते हो और जब आप दूसरों को समझने की चेष्टा करते हो कि अच्छा ये इंसान, अच्छा इसकी ये आदत, अच्छा हो सकता है इसके पीछे ये, अच्छा ये बहुत गुस्से में है, अच्छा दुखी होगा, अच्छा ये दुखी है, क्या हुआ होगा, शायद इसी की बात कर रहे हैं वो। उसे सुनने की क्रिया में इस उपस्थिति में शामिल होने के लिए भी जगह बनानी होगी, क्योंकि सुनने को बिना शर्त प्यार की एक क्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी हर बात को सुनते हो, वो बातें भी जो वो नहीं बोलता। सही है ना? एक माँ अपने बच्चे की बात को कैसे बिना बताए समझ जाती है, चाहे वो नवजात है, चाहे वो 10 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, समझ जाती है ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ तू बता नहीं रहा, कुछ तो हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, माँ समझ जाती है ना, यूनिवर्स भी समझता है। इसी तरह हमें भी समझना है, सभी को। और वो कैसे समझेंगे जब तक हम अपने आप को उनकी जगह नहीं रखते। हम बात बात पे गुस्सा, ये मैं पता है ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2-4 दिन से मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी बातें मैं फील कर रही हूँ, कह लो कि अपनी फैमिली में। और फिर मैं क्या करती हूँ कि अपने आप को, और मुझे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है, और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं खुद को रोकती हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं, ये मैं काफी समय से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। आ, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना है। और फिर जब मैंने अपने आप को उसकी जगह रख के सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि कहीं मैंने इनिशियली पहले उसे गलत समझ लिया था, हाँ यही बात होगी। फिर दूसरे इंसान के बारे में, अच्छा ये ऐसे नहीं, ये बुरा है, नहीं ये गलत है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, अच्छा ऐसा। तो मैंने अपने आप को उसकी जगह रख के सोचा, हाँ हो सकता है मैंने गलत समझा हो,
कुछ ना कुछ जो, और फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इन दोनों का भी कोई ना कोई कैटलिस्ट है ना, उन दोनों की भी कोई ना कोई लर्निंग है। तो अगर मैं बीच में पड़ी, अगर मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की, ऐसा ना हो कि मैं उनकी फ्री विल का उल्लंघन कर दूं, ऐसा ना हो कि मैं उन्हें उनकी सीख से वंचित कर दूं, जो चीज उन्हें अनुभव करके सीखनी है। माँ बाप आमतौर पे हमेशा ये गलती करते हैं, अपने बच्चे को सीखने से पहले सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सीखेगा। क्योंकि अगर वो ये सीख, बच्चा या आपका कोई भी भाई बहन माँ बाप सीख लेकर आए हैं कि उन्हें ये सीखना है, जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगेगी वो नहीं सीखेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं या किसी के समझाने से सीखते हैं। खैर, we are sure you can guess that our first suggestion for fostering this practice of listening includes a similar practice of meditation, of removing the distractions around oneself, of walking outside the room, of discarding the costume you wear, of tossing away the identity you so firmly hold onto in favor of simply sitting in this space of non attachment, this space of pure freedom and boundlessness. And in that space, opening one's heart to see what comes in without judgment. हमें यकीन है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुनने की इस आदत को बढ़ावा देने के लिए हमारा पहला सुझाव ध्यान यानी कि मेडिटेशन ही है। उससे मिलती जुलती प्रक्रिया है। अपने आसपास की रुकावटों को हटाना, कमरे से बाहर निकालना, मतलब आपके दिमाग के कमरे के अंदर जो क्लटर है उसको निकालना, शैडो वर्क करना। अपने पहने हुए लिबास को उतार देना, मतलब कि यहां पर वो लिबास की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर वो धारणाओं की बात कर रहे हैं। और उस पहचान को त्याग सॉरी देना जिसे आप इतनी मजबूती से थामे हुए हो। मैं कौन? मैं एक औरत, मैं नहीं, मैं एक इंसान, मैं एक औरत, मैं पंजाबी, मैं हिंदू, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं गिनी, मैं, कितने सारे मैं हैं इसमें, कितने सारे। एक सड़क के कुत्ते से पूछो ना उसके कितने मैं हैं, कुछ भी नहीं। वो खुद को जानता ही नहीं है, इसलिए सुखी है वो। उसे कितने भी दुत्कार दो, वो फिर पूछ हिलाता हुआ प्यार करने आ जाएगा। अम, और उस पहचान को त्याग देना जिसे आप इतनी मजबूती से थामे हुए हैं। और जब मैं कहती हूं कि मैं हिंदू, तो उसके अंदर कितनी सारी धारणाएं आ जाती हैं, ताकि आप बस अनासक्ति, मतलब नॉन अटैचमेंट की इस जगह में बैठ सके। किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी चीजें, हर चीज मैं, मेरा, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरी सहेलियां, मेरी, मैं, अटैचमेंट। वो जो कमरा है यहां पर, उसके अंदर से क्लटर निकालना है। और उस जगह में बिना किसी पूर्वाग्रह के जो कुछ भी आपके भीतर आता है उसे देखने के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देना। अब ये सुनने के लिए मेडिटेशन में आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, आपको अपने दिमाग से अपने कमरे को साफ करना है, लेकिन वो मेडिटेशन में है। आमतौर पे अगर आप कर सको अपनी निजी जिंदगी में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे खास करके शहरों में रहने वाले हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3D की लाइफ में पैसा भी जरूरी है, सर पे छत भी जरूरी है, कपड़े भी जरूरी हैं, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हर चीज थोड़ी सी, अब ये तो नहीं है कि दरवाजे खोल दे, आ जाओ भाई जिसको रहना आ जाओ, सब लोग रह लो, ये घर तो सबका है, वो तो नहीं हो सकता ना। And in those moments wherein one can discover the full opening of the heart,
One may experience and know what it means to truly listen. For it is in those moments that one finds and discovers forgiveness, that one finds and discovers acceptance, empathy and understanding. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी. लास्ट पैराग्राफ जो मैंने लास्ट लाइन बोली कि मैं घर के दरवाजे खोल दूं कि जिसे चाहिए आके रह लो, यहां पर मुझे एक बात याद आई, मैं बताती हूँ. So that one may walk out of the practice of meditation with a greater sense of unity, that one may be able to interface with the illusion with more patience, seeing it for what it is, a cosmic beautiful dance that it is so designed to teach self more about self and the other self. मुझे ये याद आया जब मैंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं बोलूं कि हाँ भाई घर है, सबका है, तो आ जाओ, कोई भी जिसका मन चाहे आके रह लो. मेरी जो हाउस हेल्प है, जो हेल्प करती है घर में, मेड कह लो, बाई कह लो, उसका ना गांव में घर है, मिट्टी का, जमीन है. उसकी एक रिश्तेदार को, उसकी माँ ने अपनी एक रिश्तेदार को, क्योंकि उसके पास घर नहीं था, पति मर गया था, अपने घर में जगह दी. कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे जा रही हूँ रहने, तू तब तक मेरे घर में रह ले. और मेरी बाई ने, मतलब मेरी बाई की माँ ने ऐसा किया, और मेरी बाई ने भी यही किया कि एक अनजान औरत जिसके दो बच्चे थे, पति मर गया था, उसे अपने घर में जगह दी कि मैं तो बॉम्बे जा रही हूं, तू एक काम कर, तू मेरे घर में रह ले. कितना बड़ा दिल होगा उनका. उसकी माँ का तो वो घर खाली नहीं कर रही, वो तो कब्जा करके बैठ गई है. लेकिन वो रिश्तेदार थी, वो कब्जा करके बैठ गई है. इसका तो मुझे नहीं पता क्या होगा आगे. लेकिन एक सोचने वाली बात है, कितना बड़ा दिल होगा कि घर, घर का सामान, जमीन, सब कुछ उसको, पेपर है मेरे पास, वो मेरा है, लेकिन तू रह ले, कोई बात नहीं. आज अगर मुझे 2 महीने के लिए घर खाली करके कहीं जाना पड़े, जैसे अगर मैं कहीं समझो सोच रही हूँ कहीं ऋषिकेश जाना है योगा सीखने, ठीक है, मैं चली गई 2-3 महीने के लिए, थोड़ी ना घर की चाबी किसी को दे जाऊंगी कि हाँ भाई तेरे पास घर नहीं है, तू आजा मेरे घर में रह ले. ये डर क्यों? उसको क्यों डर नहीं था? क्योंकि मिट्टी का घर है. घर में कोई महंगी चीजें हैं नहीं, 4 बर्तन है, वो भी मिट्टी के होंगे या एल्यूमिनियम के होंगे. क्या करेगी, ले ही जाएगी. बिस्तरे हैं और बन जाएंगे, और कुछ भी नहीं है. और हम इतना खर्चा करते हैं. मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे खराब हो सकते हैं, मेरी किताबें पड़ी हैं, मेरे कपड़े पड़े हैं. होता है ना, जेवर वगैरह तो बैंक में रहते हैं, लेकिन होता है ना, मेरी इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, क्योंकि महंगी हैं. वो इंसान टीवी उठा के ले जाए, फ्रिज उठा के ले जाए, हो सकता है ना. उसके घर में तो कुछ भी नहीं है, तो उसे डर नहीं है. हमें क्या है? डर है. कितनी, अगर सोचा जाए, अभी इसको बोलते हैं लिसन, इसको बोलते हैं लिसनिंग, सुनना. कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए कहते हैं सत्संग में जाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वहां पे जाके अध्यात्म की बातें करते हो, सुनते हो, तब आपको समझ में आता है कभी कभी अपने बारे में, अपने बारे में आप सुनते हो. तो डर क्यों है? इतना सब क्लटर क्यों जमा किया है? उठाओ फेंको. इसके ऊपर मैंने एक मिनिमलिस्टिक का वीडियो देखा था, इट वॉज वेरी फनी ऑन इंस्टाग्राम. एनीवे, तो आगे बढ़ती हूँ मैं. सॉरी, मैं आप लोगों का बहुत टाइम तो ज्यादा नहीं जाया नहीं कर रही ना. और उन पलों में जब कोई अपने दिल की पूरी तरह से, दिल को पूरी तरह से खुला हुआ पाता है, तो वो अनुभव कर सकता है, जान सकता है कि सचमुच सुनने का क्या मतलब होता है. जैसे मैंने अभी जो बात बताई, वो मैंने सुनी, मेरे दिमाग से सुनी, मतलब मेरे दिमाग में आई तो मैंने सुनी, मैंने उस पर ध्यान दिया, फोकस किया. मैं इंग्लिश में पढ़ रही थी लेकिन मेरा ध्यान वहां था. तो ये शायद उसी की बात कर रहे हैं कि जान सकता है कि सचमुच सुनने का क्या मतलब होता है, क्योंकि इन्हीं पलों में इंसान माफी को पाता है और पहचानता है. इन्हीं पलों में वो स्वीकार्यता, सहानुभूति और समझ को पाता है, पहचानता है.
मैं बहुत सीखती हूँ अपनी इस लेडी से, हाउस हेल्प से बहुत कुछ सीखती हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर, उसका इतना बड़ा दिल है। तो वो कहते हैं जब आप सुनते हो, जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि मैंने सामने वाले की जगह पे खुद को रख के सुनने की कोशिश की कि वो किस दौर से गुजर रहा या रही होगी। तो वहां पर मैंने, वहां माफी भी थी, वहां एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारा भी कि कोई बात नहीं, सहानुभूति भी थी और समझने की भी कोशिश की। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं किसी और की बात तो नहीं कर सकती। मैं जो मेरा अनुभव है मैं वही बता सकती हूँ, दूसरों की बातें करने का कोई मतलब नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। ताकि वो ध्यान की प्रक्रिया से बाहर निकलते समय एकता की एक गहरी भावना अपने साथ ले जा सके, ताकि वो इस भ्रम इल्यूजन के साथ ज्यादा सब्र से पेश आ सके और इसे वैसे ही देख सके जैसा ये असल में है, एक ब्रह्मांडीय सुंदर नृत्य जिसे इस तरह से रचा गया है कि वो स्वयं को अपने बारे में और दूसरों के बारे में और भी बहुत कुछ सिखा सके। इन बातों से हमने, मतलब मैंने तो सीखा, मैंने ये बोलते बोलते इन पिछले 2-3 पैराग्राफ्स में मैंने सीखा कि मुझे थोड़ा क्लटर कम करना है, मुझे यू you नो know, मतलब ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करते हैं, हम सुनते हैं, मेडिटेशन में सुनते हैं और इन बातों पे फोकस करते हैं, अपने और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं और अपने मन में सहानुभूति और एक्सेप्टेंस, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में भी, अपने आप को माफ किया, अपने आप को स्वीकार किया, अपने साथ सहानुभूति की और अपने आप से प्यार किया, अपने आप को जाना और समझा, सिर्फ दूसरों की नहीं है ये बात। और वो क्या होता है, वो शैडो वर्क होता है, अपने आप के बारे में समझना और जानना। और अगर आप अपने ही बारे में नहीं समझोगे और खुद को ही पहचान नहीं पाओगे, अब दूसरों को कैसे समझोगे? तो ताकि वो इस भ्रम के साथ सबसे ज्यादा सब्र, सब साथ ज्यादा सब्र से पेश आ सके, मतलब इस दुनिया में जो मुझे रहना है, जितनी जिंदगी है, जितनी सांसें भगवान ने लिखी हैं उतनी तो जीनी पड़ेंगी। भगवान ने लिखी हैं या मैंने लिखी हैं, जिसने भी लिखी हैं उतनी तो जीनी पड़ेंगी। तो सब्र से सब्र से जीना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये पूरी जो दुनिया है, जो जिंदगी है, ये एक अनंत रचेता के दिमाग में एक नृत्य है, जो हम, वो जो सोच रहा है हम कर रहे हैं और उसे इसी तरह से बनाया हुआ है ताकि आप अपने आप को जान सको, समझ सको और दूसरों को भी सिखा सको, दूसरों के बारे में भी समझो और उन्हें सिखा भी सको। And so, the seeker who owns the practice of acceptance and openness in the state of meditation can recall how loving and welcoming that moment truly is, and may subsequently offer that to that which is seemingly outside of oneself. और इसलिए वो साधक जो ध्यान की अवस्था में स्वीकार्यता और खुलेपन की इस आदत को अपना लेता है, वो याद कर सकता है कि वो पल असल में कितना प्रेमपूर्ण और स्वागत करने वाला था, और बाद में वो उसी प्रेम और स्वागत को उस चीज के प्रति भी अर्पित कर सकता है जो देखने में उसे बाहर की चीज लगती है, यानी कि दूसरे लोग। Now we understand that this can be complicated in a culture and environment wherein the idea of rightness is very much valued, and the status or experience perhaps need to be communicated or affected upon an another. And so this is a great challenge for you in this time and space. It is a worthy challenge and one that those upon this planet fully accepted in their incarnation upon this planet. अब जो मैं पहले कह रही थी कि हम थर्ड डेंसिटी में रहते हैं, पैसे भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, वही बात वो कह रहे हैं कि एक समाज है, समाज के हिसाब से जीना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि ऐसे समाज और माहौल में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
जहां सही होने के विचार को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जहां शायद अपनी हैसियत या अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना या उन पर अपना प्रभाव डालना जरूरी समझा जाता है। और इसलिए इस समय और इस जगह में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये एक सार्थक चुनौती है, ऐसी चुनौती जिसे इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान ने अपने इस जीवन काल में पूरी तरह से स्वीकार किया है। मतलब वो ये मान कर ही आए हैं कि हाँ भाई, अब ये चुनौती है, इसे तो जीना पड़ेगा, कि हमें अनुभव भी करने हैं अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने देश, अपने कानून के हिसाब से हमें वो सब करना है। सही जो है, कोशिश तो आमतौर पे वही करता है ज्यादातर इंसान, के सही कर सके, और फिर दूसरों को सिखाना है। वो कहते हैं ना, सलाह सिर्फ एक ही चीज है इस दुनिया में जो फ्री में मिलती। And boy, did you choose an interesting time to engage in this practice, but we promise you that this work is attainable. This goal is within sight. We can see it in the way that humans relate to one another in moments of large scale tragedy. We see it in the way that people on this planet show up for one another during times of natural disasters or when there are wars between cultures. The ability to sit with oneself and hear what it is that they feel allows the listening self a better understanding of what it is within them that hurts, that is needed, and how to better take care of the one who is hurt. And so, engaging in the practice of listening to the other self, the self then learns how to listen first to the self, to trust that what comes up through oneself, which, when done with an open heart, can be helpful, powerful, and becomes a truth for the self. और सच कहूं तो आपने इस अभ्यास में उतरने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प समय चुना है, जब चारों तरफ इतना केओस है, इतना मटीरियलिस्टिक है, और धरती का एंड होने वाला है, मतलब एंड हो चुका है, फोर्थ डेंसिटी में जा रही है, जा रही है, जा चुकी है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि ये काम मुमकिन है। ये लक्ष्य हमारी नजरों के बिल्कुल सामने है। फॉर डेंसिटी, हियर वी कम। हम इसे उस तरीके में देख सकते हैं जिस तरह इंसान किसी बड़ी त्रासदी या संकट के पलों में एक दूसरे के साथ पेश आता है। हम इसे उस तरीके में देख सकते हैं जिस तरह इस धरती के लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय या जब अलग अलग संस्कृतियों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, तब एक दूसरे का सहारा बनने के लिए आगे आते हैं। दिल भर आया किसी दूसरे इंसान के साथ चुपचाप बैठने और ये सुनने की क्षमता कि वो असल में कैसा महसूस कर रहा है। ये क्षमता सुनने वाले व्यक्ति को इस बात की बेहतर समझ देता है कि उस दूसरे इंसान के भीतर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे तकलीफ दे रही है या जिसकी उसे जरूरत है, और ये भी कि उस दुखी या घायल इंसान की बेहतर देखभाल कैसे की जा सकती है। और इसलिए दूसरों को सुनने का अभ्यास करते हुए खुद ये सीखता है कि सबसे पहले खुद को कैसे सुना जाए। इस बात पर भरोसा करना कि अपने भीतर से जो कुछ भी उभर के आता है अपने दिल से, वो यदि खुले दिल से स्वीकार किया जाए तो मददगार और शक्तिशाली हो सकता है, और अंततः खुद के लिए एक सत्य बन जाता है। दिल छू गया। खैर, इसके बाद एक सेशन और बाकी है। कोशिश करूंगी कि आज शाम को लाइव करूं। आई होप यू लाइक्ड दिस सेशन। कोई सवाल हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो शेयर कर लेना। थैंक यू।